बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज एक और लेक्चर के सिलसिले में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जैसे कि हम अयूब ख़ान के दौरे हुकूमत जो है उसका जायज़ा ले रहे थे, उस हवाले से हमने देखा कि मार्शल लॉ के लगने के असबाब क्या क्या थे, कौन कौन से महरक़ात थे, वजूहात क्या बनी कि पाकिस्तान के बनने के कुछ ही अरसा बाद पहले 10 सालों के अंदर ही जमहूरियत ने अपना दम तोड़ दिया और मार्शल लॉ जो है वो मुल्क पर नाफिज हो गया। अब हम खुश थे क्योंकि वो जो हमारी सियासी क़यादत रह गई थी लियाक़त अली ख़ान और कायद आज़म के बाद, उनसे जितनी उम्मीदें वाबस्ता थी वो मुकम्मल ना हो सकें। उसके बाद मार्शल लॉ से उम्मीद थी कि एक फ़ौजी अफसर बड़ा मुहिब्बुल वतन जो होगा वो इस मुल्क को आके संभालेगा, और उनकी ख्वाहिशात कुछ हद तक यानी कि देख सकते हैं वो पूरी ही हुई, क्योंकि अवाम जिन चीज़ों की तरफ देख रहे थे वो कहीं ना कहीं मुकम्मल होना शुरू हो गए। अयूब ख़ान का दौर, अगर हम पाकिस्तान के अदवार का जायज़ा लें कि कौन से कामयाब अदवार थे माशी तरक्की के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, तो उसमें अयूब ख़ान का दौर जो है और ख़ास तौर पर दूसरा 5 साला मनसूबा, उसका एक बड़ा अहम नाम उसमें सामने आता है। अगर हम इसको जमहूरियत और आमरीत की बहस से हट कर इस चीज़ को देखें तो हमको महसूस होगा कि वाकई अयूब ख़ान का जो दौर है वो एक कामयाब दौर रहा, लेकिन जहाँ पर कुछ खसाइस होते हैं वहाँ पर नकाइस भी होते हैं। उसकी हुकूमत के अंदर जो मामलात जो सियासी तौर पर और एक आमराना सोच थी उसको देखा जाता तो वाकई हम कह सकते थे कि एक इंतहाई एक आमिर शख्स जो है जो बादशाहत करना चाहता है, ये वो निज़ाम पाकिस्तान पर नाफिज किया गया था। जमहूरी इदारे बनाए गए लेकिन उसमें वो जो जमहूरियत की रूह थी वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती थी। 80,000 अफराद जो सिलेक्ट किए गए जिन्होंने आगे से सदर और असम्बलियाँ जिनको बनानी थी, जिन्होंने जो बीडी मेंबर्स थे, अगर देखा जाता तो वो उन लोगों की राय एक तरफ हो जाती। 1962 का आइन सामने था जिसको हम उस्तवार आइन कहते हैं कि अगर हुकूमत में बैठे हुए लोग अगर किसी कानून को मंजूर करना चाहें या किसी कानून को ख़त्म करना चाहें, अगर वो सारे ही मुत्तफ़िक़ हो जाएं लेकिन अयूब ख़ान के एक दस्तखत हो जाए कि नहीं, तो वो कानून नाफिज नहीं हो सकता, क्योंकि इख्तियारात तमाम के तमाम जो है वो सदर के गिर्द ही रहते थे और किसी और को इख्तियारात हासिल नहीं थे। बहरहाल हमने उसमें देखा कि मार्शल लॉ लगने के असबाब, 1962 का आइन, बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम जो हमने देखा वो आ गया। उसके बाद हमने 1965 की जंग, ठीक है, उसके असबाब, उसके असरात वगैरह का तज़किरा किया था। आज जो हमारे पास और फिर जो 1965 के इंतखाबात हुए जिसमें मोहतरमा फातिमा जिन्ना को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा पाकिस्तान की माशी तरक्की, ठीक है। पाकिस्तान की माशी तरक्की। अच्छा, माशी तरक्की के जो सेक्टर्स हैं वो हम देख सकते हैं, वो ज़राअत, सनत, तालीम और समाजी जो हमारे जो माशरती हवाले हैं उसमें, तो वो कौन कौन से 3 हैं जो आज हमारे पास ज़ेर बहस आएंगे। सनती तरक्की, बल्कि आप इसको पहले हम ज़रई, क्योंकि जैसे टॉपिक हमारा बढ़ेगा, ज़रई तरक्की, ठीक है, तालीम और समाज, ठीक है। ये आज के जो हमारा ज़ेर बहस होगा अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान की माशी तरक्की, और उसमें सेक्टर कौन कौन से हैं, उसमें ज़रई तरक्की, सनती तरक्की, तालीम और समाज। मैं इसकी हेडिंग्स बनाऊंगा ताकि आपको आसानी से ये जो पैराग्राफ्स हैं ये समझ आ सके। अयूब ख़ान का जो दौर था
उसमें जो पाकिस्तान की माशी तरक्की है उसका ज़हन में रखें कि वो सालाना जो औसत थी वो थी मईशत 7% उसकी तरक्की और थी। कितनी? 7% की औसत। कितनी थी? 7% की औसत इसमें थी। अयूब खान का जो दौर था 7% के औसत निकाली जा रही थी पाकिस्तान की मईशत थी, जो तरक्की की रफ्तार थी, यानी कि सालाना 7% जो है वो आगे बढ़ रही थी। और ये बड़े ही बेहतरीन फिगर्स हम इसको कह सकते हैं। इसलिए दूसरा 5 साला मनसूबा का तज़किरा मैं करता हूँ कि दूसरा 5 साला मनसूबा, जितने भी पाकिस्तान में मनसूबाजात बनाए गए 5 साला कि हर 5 साल की इतनी तरक्की होनी चाहिए, ये हदफ रखेंगे, फ़लाँ चीज़ यहाँ तक होनी चाहिए, इसका हदफ रख लिया। दूसरा 5 साल मनसूबे में जितने भी अहदाफ रखे गए तमाम के तमाम अचीव भी किए गए, जो हदफ थे अबूर किया गया, और इससे तरक्की कई गुना ज़्यादा हुई जितना सोचा गया था। हालांकि पाकिस्तान में जितनी हम चीज़ बनाई जाती है हमेशा काम उससे कम ही रहता है। अगर किसी चीज़ की शरह 10% तक बढ़ानी है तो उसमें से 7-8% का टारगेट अचीव होगा, बाकी रह जाएगा। लेकिन ये 5 साल मनसूबा ऐसा था जिसमें तरक्की की रफ्तार बहुत तेज़ थी और जितने भी हदफ रखे गए थे वो अबूर कर लिए, उनको पूरा किया गया। तो अब हमारी सबसे पहले है ज़रई तरक्की। ठीक है, पहले हमारी हेडिंग जैसे मैंने बनाई थी ज़रई तरक्की, इसके हमने हेडिंग्स में देखना है कि ज़राअत के हवाले से अयूब खान के दौर में क्या इक़दामात किए गए। ज़रई पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तो तरक्की कर रहा था, ज़रई शोबा कैसे तरक्की कर रहा था, उसमें हमारे पास है ज़रई तरक्की में हद मलकियत, यानी कि अयूब खान ने नहरी और बारानी ज़मीन की हद मुकर्रर कर दी कि इस हद से ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं रख सकेगा, इजाफी ज़मीन जो है वो हुकूमत अपने कब्ज़े में ले लेगी। इसके बाद है ज़मीन की यानी कि जो मुलाजिम रखे होते हैं ज़मीनों पर, जिनके पास अपनी ज़मीन होती है, मुज़ाहिरीन और हारिज होते हैं, अयूब खान ने ज़मीन जो है इन गरीब किसानों यानी कि जो किसी की ज़मीन पर काम करते हैं और वो मेहनत वो करते हैं, उनका ज़्यादा हिस्सा जो होता है वो मालकान की तरफ जाता है, जिनके पास अपनी ज़मीनें नहीं थी, जो ज़मीनों पर मुलाजिम थे, अयूब खान ने उनमें भी ज़मीन जो है वो तकसीम की। ये एक दूसरी बड़ी काविश थी। इसके बाद ज़्यादा पैदावारी बीज की फराहमी। अयूब खान के दौर में किसानों को वो बीज फराहम किए गए जिनसे वो ज़मीन से ज़्यादा फसलें हासिल कर सकते थे ताकि उनको ज़्यादा मुनाफा हासिल होता। ये अयूब खान के दौर की एक और काविश थी। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आ रही है और वो हम बनाएंगे कीमियाई खादों का इस्तेमाल। रिवाज नहीं होता था पुराने ज़मानों में कि ज़मीन को खाद वगैरह चाहिए ज़मीन की ताकत को बहाल रखने के लिए। ज़मीन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पूरी रहे तो ज़मीन में जो फसल हम हासिल करना चाहते हैं वो बेहतरीन फसल हासिल हो सकती है। तो अयूब खान के दौर में जहाँ पर ज़्यादा पैदावारी बीज किसान को फराहम किए गए, वहीं पर कीमियाई खादों के इस्तेमाल को भी फ़रोग़ दिया गया कि किसान ये खादें इस्तेमाल करें ताकि वो ज़मीन से ज़्यादा बेहतर फसल जो है वो उठा सकें।
ज़रई मशीनरी। अयूब खान के दौर में ज़रई मशीनरी यानी कि ज़राअत के लिए जो मशीनरी ज़रूरत है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर वगैरह, इसको किसानों में मुतारफ़ कराएगा कि इससे काम को सहूलत से और बेहतर करने में कितनी मदद मिलेगी, वक्त की भी बचत होगी और सहूलत भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये जो ज़रई मशीनरी ये अयूब खान के दौर में किसान यानी कि ज़राअत में मुतारफ़ कराई गई। इसके बाद एक हेडिंग है और वो है डेमो, बल्कि डैम बैराज डैम, बैराज और नहरें। इस हेडिंग में ये आप लिखेंगे कि अयूब खान के दौर में नए डैम, बैराज और नहरें उनसे निकालने का बंदोबस्त जो है वो बड़े पैमाने पर किया गया ताकि ज़रई शोबे को मज़ीद उनको यानी कि आफादियत में इजाफ़ा किया जा सके, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। ज़मीन पर पानी की सहूलत होना बहुत बड़ी बात है, तो इसके लिए डैम ज़रूरी थे जहाँ से बिजली जो है वो भी बन सकती और किसानों के लिए, और बैराज बनाना। तो बैराज और डैम में ये फ़र्क होता है, डैम में पीछे ज़ख़ीरा करने के लिए पानी रखा जाता है, हालांकि बैराज को सिर्फ आगे उसके हेड वर्क फ्राहम करते हैं जो पानी पीछे से आ रहा था कि पानी को डिफरेंट डायरेक्शन में आगे उनसे नहरें निकाल कर इलाकों तक भेजा जाता है। तो डैम्स, बैराज और नहरें बनाने का बंदोबस्त जो है वो अयूब खान के दौर का एक कह सकते हैं कि बड़ी काविश रही। और इसके साथ इसको आप ट्यूबवेल भी शामिल कर सकते हैं कि ट्यूबवेल लगाने की भी यानी कि फ़रोग़ देने के लिए भी काम किया गया ताकि लोग ने अपने इलाके में ट्यूबवेल लगाएं और उससे पानी हासिल करके बेहतर फसल जो है वो हासिल कर सकें। ये ज़रई शोबे की एक सिलसिला था जो अयूब खान के दौर में हुआ। इसको मैं दोबारा बाद में रिपीट नहीं करूँगा लेक्चर के एंड पर। 7% की ओस रही माशी, हर साल 7% तरक्की हो रही थी मईशत की माशी तौर पर। ज़राअत में किरदार क्या देखा कि ज़रई तरक्की को अगर आप जायज़ा लें तो उसमें हद मलकियत मुकर्रर की गई कि इतनी हद से ज़्यादा नहरी या बारानी ज़मीन नहीं रख सकेंगे। बारानी वो ज़मीन होता है जहाँ पर नहरी पानी दस्तयाब नहीं होता और खुदा की तरफ से बादल बरस जाए आके और बारानी रहमत हो जाए तो वहाँ पर क्या कहते हैं आपको फसलें मिलती हैं, बारिश होना या ना होना। लेकिन नहरी इलाके होते हैं जहाँ पर डैमों से, बैराजों से नहरें निकाल कर वहाँ पर पानी लाया जाता है और पानी की दस्तयाबी हर वक्त उन इलाकों में होती है। तो वो इलाके जहाँ पर नहरें पहुँची होती हैं उनको नहरी इलाके कहते हैं या नहरी ज़मीन कहते हैं, और जहाँ पर बारानी रहमत हो तो वहाँ पर बारिश जो होती है या ट्यूबवेल लगा कर पानी की दस्तयाबी है तो उनको हम क्या कहते हैं कि वो बारानी ज़मीन है। जहाँ पर बारानी रहमत होती है तो वहाँ पर फसलें होती हैं। तो उसकी हद मुकर्रर कर दी, इससे ज़्यादा कोई मलकियत नहीं रख सकेगा ज़मीन की। मुज़ारीन में इजाफी ज़मीन जो थी वो तकसीम कर दी गई, ज़्यादा बीज की फराहमी का बंदोबस्त किया गया जहाँ से ज़्यादा पैदावार हासिल की जा सके। ये माई खादों का इस्तेमाल ताकि ज़मीन की ताकत बहाल रहे और बेहतर फसलें हासिल की जाए। ज़रई मशीनरी मुतारिफ़ कराई गई ताकि किसान जो है वो ज़रई काम काज जो है उसमें के लिए आसानी उनको मिल सके। डैम, बैराज और नहरें ये वही सिलसिला था ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाती है सनअती तरक्की। सनअती तरक्की की हम बात करें तो सनअती तरक्की में क्या था कि सनतें जब उनके ऊपर ध्यान दिया गया और सनअती तरक्की होने लग पड़ी अयूब खान के दौर में, दूसरा 5 साल मंसूबा इसका मुंह बोलता सबूत है। तो सनअती तरक्की की वजह से क्या हुआ कि रोज़गार मिला, लोगों को रोज़गार मिला। जारी बात है सनअतें जब लगी तो उसमें मैन पावर बहुत ज़्यादा चाहिए थी, वहाँ पर मज़दूर तबका और बेतहाशा लोग जो है उसमें उनकी खपत हो गई, यानी कि सनअतें ज़्यादा कायम हुई, वहाँ पर नौकरियाँ मिली
और बहुत ज़्यादा तबका जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर चले गए, यानी कि उनके लिए ज़िंदगी गुजारने का एक सबब जो है वो बनना शुरू हुआ। ज़्यादा सनतें लगने से ज़्यादा लोग जो है वो उनको रोज़गार मिला, ये एक बहुत बड़ी बात थी। अब सनतें लगने से जहाँ पर रोज़गार बढ़ गया, बरामदात में इजाफा। अब ये बात ऐसे समझने की है, बरामदात होती है वो चीज़ें जो एक मुल्क दूसरे मुल्क में भेजता है, उनको हम बरामदात कहते हैं। दरामदात होते हैं जो दूसरे ममालिक से अपने मुल्क में चीज़ें जो हैं वो लाई जाती हैं, उनको दरामदात कहते हैं। बरामदात की जहाँ पर हम बात करें तो जब सनतें ज़्यादा लग गई तो यहाँ पर सनती अशिया भी बनना ज़्यादा हो गई, तो वो चीज़ें पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की तरफ भेजता था। तो क्या किस चीज़ में इजाफा हो रहा था? बरामदात में इजाफा होना शुरू हो गया। ये वो इशारे थे जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जा रहे थे। हमेशा याद रखें कि किसी मुल्क की बरामदात अगर उसकी दरामदात से ज़्यादा हो तो वो तरक्की याफ्ता मुल्क कहलाता है। यानी कि एक मुल्क इतना बेहतरीन मुल्क है, इतना खुद कफ़ील है कि बहुत कम चीज़ उसको बाहर से मंगवाना पड़ती है और बहुत ज़्यादा चीज़ वो दूसरे मुल्कों को बेचता है। तो सारी बात है, उसको उसमें मुनाफा भी ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट भी कम है और उसको फ़ायदा भी ज़्यादा है। यूँ हम कहते हैं कि एक मुल्क तरक्की याफ्ता बन गया। पाकिस्तान की अब की सूरत हाल देखें तो वो चीज़ें कम बाहर भेजते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें बाहर से मंगवाता है। ये निशानी होती है कि ये एक तरक्की पजीर मुल्क है, क्योंकि उसको अपने पास ऐसी चीज़ें नहीं बन रही, उसको बैरून मुल्क से वो मंगवानी पड़ती। तो अयूब खान के दौर में बरामदात में इजाफा हुआ क्योंकि सनतें बहुत लग रही थी, सनती अशिया बहुत ज़्यादा बन रही थी और जो कि दूसरे मुल्कों में भेजी जा रही थी, अपने मुल्क की भी ज़रूरत पूरी की जा रही थी। इसके बाद है छोटी सनत की तरक्की। अब वो सनत जो छोटे पैमाने पर ठीक है वो लगाई गई हो और मकामी तौर पर मज़दूरों को मुलाजिम रख कर वो चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसको छोटी सनत कहते हैं। ये घरेलू सनत से बड़े पैमाना होता है, वो एक बंदा अकेला काम नहीं कर सकता, उसको मज़ीद लोग रखने पड़ते हैं। ये छोटी सनतें हमारे मुल्क में तरक्की करने लग पड़ी। ये बहुत ज़बरदस्त बात थी कि ऐसी चीज़ें यहाँ पर मकामी तौर पर भी बनना शुरू हो गई, छोटी छोटी इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई जो चीज़ें बनाती थी। यूँ क्या हुआ कि ये पाकिस्तान सनती तरक्की जो है वो ज़्यादा उसमें होने लग पड़ी। छोटी सनत के बाद खाम माल की ख़ाम माल की दरामदात पर सहूलियत, यानी कि ख़ाम माल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बाहर मुल्क से मंगवाई जाती थी, जो पाकिस्तान में शायद नहीं थी या होती भी तो वो मुयस्सर नहीं थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो बाहर दुनिया से मंगवा कर पाकिस्तान में लानी जानी थी और यहाँ पर पाकिस्तान में चीज़ बनाई जानी थी, उस पर ड्यूटी जो टैक्स ड्यूटी है उस पर छूट दी गई। यानी कि आसान कर दिया गया कि अगर कोई पाकिस्तान में चीज़ें बनाए लेकिन उसको उस चीज़ का ख़ाम माल यानी कि रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना हो तो दरामदात पर भी टैक्स को बहुत कम कर दिया गया, ताकि सनती तरक्की जो है वो पाकिस्तान में रुके नहीं, बल्कि हुकूमत उस पर रिलीफ दे रही थी, ताकि अगर कोई चीज़ बाहर से मंगवानी पड़े तो वो भी यहाँ के जो लोकल्स हैं वो हिचकिचाएँ नहीं कि हम कोई चीज़ बाहर से मंगवाएंगे, उस पर इतना ज़्यादा हम टैक्स पे करेंगे, फिर हम यहाँ पर बना के आगे उसको सोर्स करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और उसमें ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होगा। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस दौर में उसके ऊपर टैक्स की छूट दे दी। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ इदारे जो हैं वो उसमें देखें कि टेक्निकल ट्रेनिंग, टेक्निकल ट्रेनिंग जो है उसके लिए जो है हुकूमत ने इक़दाम किए। किसके लिए? हुकूमत ने उसके लिए इक़दाम किए। फिर उसके बाद क्या था कि हुकूमत ने एक इदारा कायम किया, वो था इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो।
ये इदारा जो है इन्वेस्टमेंट प्रमोशन ब्यूरो IPB, ये कायम किया गया कि बैरूनी दुनिया से लोग जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, तो उसके लिए इदारा कायम किया ताकि उनको राग़िब किया जा सके कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। कि अयूब खान के दौर का IBP नाम का इदारा जो है वो कायम किया गया। इसके बाद क्या था कि हमारे पास इदारा आ जाता है और साइंसी तहकीक के लिए, यानी कि पाकिस्तान में जो सनती साइंस उसकी तहकीक के लिए एक इदारा जो है वो कायम किया गया, वो था PCIR। ये पाकिस्तान, चल मैं बोल देता हूँ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल और यानी कि इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए ये पाकिस्तान काउंसिल, ये इदारा बनाया गया इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए, यानी कि उसने सनती तरक्की के हवाले से तहकीक करना थी जिससे सनती तरक्की जो है मज़ीद आगे बढ़ सके। ठीक है, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च नाम का ये जो है इदारा जो है वो कायम किया गया। इसके बाद हमारे पास 1961 में एक इदारा कायम हुआ इंडस्ट्रियल एक इदारा कायम किया गया कर्ज़ाजात के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक कायम किया गया ताकि इंडस्ट्रियों के लिए छोटे और बड़े कर्ज़ाजात कम मुद्दत के लिए, कलील मुद्दत और ज़्यादा मुद्दत के लिए कर्ज़ाजात फराम करें ताकि पाकिस्तान में मज़ीद लोग जो हैं वो सनत लगाने की तरफ राग़िब किए जा सकें। तो उस हवाले से एक बैंक कायम किया गया जिन्होंने कर्ज़ाजात देने थे, किसके लिए? इसके लिए ताकि वो इंडस्ट्री लगाने के लिए जो कर्ज़ाजात ज़रूरत होते हैं वो कर्ज़े जो हैं वो पाकिस्तान में से जो सरमाकार हैं उनको दी जा सके ताकि सनती तरक्की जो है वो मज़ीद आगे बढ़ाई जा सके। फिर एक इदारा कायम किया गया PICIC, ये था पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये नाम का इदारा जो है ये कायम किया गया। ये भी सनत को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए रकूम की फराहमी का बंदोबस्त करना था ताकि पाकिस्तान में सनत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाई जा सकें। ठीक है, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन नाम का ये का क़याम, ये मैं साथ में लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है और वो है तालीम और समाज। तालीम और समाज के हवाले से बात करें तो इसमें मैं साथ साथ लिख देता हूँ। अयूब खान के दौर में नया निसाब लाया गया। ठीक है, अयूब खान के दौर में नया निसाब मुतारिफ़ करवाया गया और नई कुतब की छपाई, नई किताबें जो हैं वो छापी हैं। इसके अलावा सूबाई बुक बोर्ड्स, हर सूबे के लिए अलग सूबाई बुक बोर्ड्स का क़याम जो है वो अमल में लाया गया। नए तालीमी इदारों में नए कॉलेजेस, नए यूनिवर्सिटीज़, नए स्कूल जो हैं वो खोले गए। समाज के हवाले से अगर बात करें तो
समाज के हवाले से बात करें तो फैमिली प्लानिंग पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी और लोगों को इस बात का शऊर देना कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत के जो बेहतरीन मौक़े हैं वो कैसे कायम कर सकते हैं और उनको अपनी यानी कि जो औलाद है उसको इसके लिए बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ख़ुद भी कुछ मनसूबाबंदी करने की ज़रूरत है। उसके लिए फ़ैमिली प्लानिंग जो है वो समाजी हवाले से उसका आगाज़ किया गया, लोगों में इस चीज़ का शऊर आए कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी किन किन मसाइल के हवाले से, और वालिदैन को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि वो उनकी जो औलाद है वो ताकि हर बच्चे को बेहतर मुस्तकबिल दे सकें, उस हवाले से प्लानिंग करना बड़ी ही ज़रूरत है। ये फैमिली प्लानिंग समाजी बहबूद के हवाले से ये प्रोग्राम जो है अयूब खान के दौर में शुरू किया गया। ये तो बेटा हमारा आज का टॉपिक, इसकी मैंने हेडिंग्स बना दी, इसको दर्ज कर लीजिएगा ताकि आपको ये टॉपिक समझने में आसानी हो। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।